हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। आज कल हमारा वैद्युत क्षेत्र हो चुका था, ठीक है ना। आज उसके बाद हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है। अगर हमारा कोई यह वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ध्यान देंगे इसे। ध्यान देंगे हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर यह हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र रहा, कोई यहाँ पे आवेश रहा Q, और इस Q का ये इतना क्षेत्र, मतलब इतने क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश आएगा तो वह उसके उस आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे हमने एक आवेश लाया Q, यहाँ पे हमने कितना आवेश लाया, एक आवेश लाया Q0, एक आवेश लाया गया। ठीक है ना। अब हम देख क्या रहे हैं कि अब इसकी परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कैसे बनने वाली है। किसी विद्युत क्षेत्र में, यह हमारा कोई विद्युत क्षेत्र हो गया, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परिचित आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परिचित आवेश को लाने पर इस परिचित आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। चलो इसे लिख लिया जाए, लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक परिचित आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल को ही क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर यहां से समझा जाए, यहां पे हमसे क्या कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में तो एकांक परिचित आवेश पर, इस एकांक परिचित आवेश पर जो हमारा बल कार्य करेगा उसी को हम क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। तो यहां से हम देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा प्रतीक क्या हो जाएगा, कैपिटल ई। इसका प्रतीक क्या होता है, हमारा कैपिटल ई होता है। अगर यहां से देखा जाए तो कैपिटल ई बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, इस आवेश पर लगने वाला बल, तो ऊपर क्या हो जाएगा, बल बटे क्या हो जाएगा, परिचित आवेश। तो यहां से हमारा सूत्र क्या निकल गया, सूत्र हमारा क्या निकल गया, ई बराबर निकल गया F/ε0। तो अगर इसका मात्रक देखा जाए तो पहले देखा जाए ई हमारा क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, इस परिचित आवेश पर लगने वाला बल, यह हो जाएगा वैद्युत बल। और Q क्या हो जाएगा, Q0 हमारा क्या हो जाएगा, परिचित आवेश। तो यहां से अगर देखा जाए, इसका मात्रक देखा जाए कि E का मात्रक कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं यहाँ पे इसका मात्रक कितना हो जाएगा, बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, अब बटे में क्या हो जाएगा, कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा, कूलाम। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा हमारा, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है। तो इतना मुझे लगता है आप लोग क्लियर हो गया होगा, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे किसी बिंदु आवेश, अगर हमारा कोई बिंदु आवेश हो गया कितना, Q हो गया, अगर किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात की जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात की जाए, तो यहां पे ध्यान देंगे किसी बिंदु आवेश प्लस Q के कारण, तो कहां पर, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकाली जाए, तो यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे कोई आवेश हो गया प्लस Q, और यहां पे कोई पॉइंट हो गया P। अब इस पॉइंट P पर हमने एक परिचित आवेश रख दिया Q0। अब उस पर हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इससे मिला देंगे,
तो और यहाँ पे देखेंगे यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने सपोज कर लिया कितनी रही होगी, r रही होगी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बिंदु इस E बिंदु के कारण P बिंदु पर लगने वाला क्या निकालेंगे, बल। तो लिखेंगे बिंदु A के कारण P पर लगने वाला बल P पर लगने वाला बल अगर बल निकाला जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां से ध्यान दिया जाए तो बल कितना होता है, F। अगर हम देखें दो आवेश हमारे दिए गए तो लगने वाला बल कितना होता था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तो ये सॉरी Q1 के स्थान पे कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q1 Q2 तो कितना Q1 के स्थान पे Q और Q2 के स्थान पे कितना हो जाएगा Q0। अपान क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। तो यह लगने वाला बल हो गया। हमें क्या निकालना है, बिंदु आवेश प्लस P के कारण प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं, लिखेंगे अतः हम जानते क्या है, बताओ E बराबर होता कितना हमारा है, F/Q0 यह होता है। अभी हमने पीछे इसका सूत्र पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, अब इस F का मान जो हमारा निकला है इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रख देंगे। तो रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से E बराबर कितना आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो इस F का मान हमारा कितना रहा, इसको हम कैसे, Q0 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q0 मल्टीप्लाई F लिख सकते हैं ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगर देखा जाए तो E बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1/Q0 गुणे F का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब इस Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा क्या हमारा, E बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से ध्यान दिया जाए तो क्या निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। तो यह सूत्र हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि अभी हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे एनसीईआरटी के, तो इस सूत्र की हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो इस सूत्र को हम क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम अपना अगला टॉपिक क्या देखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं। अब हम देखेंगे हमारी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अगर देखा जाए वैद्युत बल रेखाएं हमारी क्या होती है, तो सबसे पहले इसके बारे में देखा जाए, हमारी परिभाषा देखो। अगर यहाँ पे देखा जाए कोई प्लस Q आवेश है, ध्यान दिया जाए, कोई हमारा क्या रहा प्लस Q आवेश, और इसके बगल में क्या हो गया, कोई माइनस Q आवेश हो गया। तो हम एक बात ध्यान देंगे, जो बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वह हमेशा कहां से चलेंगी, प्लस वाले से किसकी ओर चलेंगी, माइनस वाले की ओर चलेंगी। मतलब यहां से निकलेंगे और किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगी। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा किसके पास निकलेंगी, प्लस से निकलेंगी और किसके पास जाएंगी, हमारी माइनस वाले के पास जाकर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो अब इसकी परिभाषा, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा कैसे बनेगी हमारी, अगर ध्यान दिया जाए तो किसी विद्युत क्षेत्र में या हमारा कोई अगर विद्युत क्षेत्र रहा होगा तो प्लस Q आवेश एकांक धनावेश जिस मार्ग में गमन करता है, या एकांक धनावेश जो है यह जिस मार्ग में गमन करते हुए कहां पे जा रहा है, इस माइनस वाले आवेश के पास जा रहा है। यहां से यह आवेश किसके पास आएगा, यह आवेश किसके पास जाने का प्रयास करेगा, इस वाले, क्योंकि यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसके पास हमारा जाता है, नेगेटिव के पास, ठीक है ना। तो यह प्लस वाला किसके पास जाने का प्रयास करेगा, माइनस वाले के पास। तो परिभाषा कैसे बनेगी, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस मार्ग में गमन करता है, जिस मार्ग में गमन करते हुए वो किसके पास जा रहा है, नेगेटिव वाले के पास ना। एकांक धन आवेश जिस मार्ग में गमन करता है, उस काल्पनिक वक्र को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इस रेखा को ही हम क्या कहते हैं, इस वक्र को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस मार्ग में गमन करता है, जिस पथ पर गति करता है, जिस पथ पर क्या करता है, वह गति करता है, उस वक्र को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। उस वक्र को ही वैद्युत बल रेखा
कहा जाता है, कहा जाता है। यह तो हमारा हो गया वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखाएं हमारी क्या होंगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके गुणों को देखना है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है, इसका गुण। तो अगर देखा जाए वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हो जाएंगे। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कहां से चल रही है, धन से चल रही है और किसके पास जा रही है, माइनस की ओर, ऋणावेश के पास जा रही है ना। तो इसकी पहला इसका सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से किसकी ओर चलती है, माइनस की ओर जाकर क्या होती है, समाहित हो जाती है। पहला गुण क्या हो जाएगा, यह मतलब कौन, वैद्युत बल रेखाएं। यह धन आवेश से, धन सिरे से यह कहां से चलती है हमारी, धन सिरे से, धन सिरे से ऋण सिरे में, ऋण आवेश, धन आवेश से, यहां पे लिख दिया जाए, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया कि यह हमारा कैसे होगी, धन आवेश किसके पास जाएंगे, ऋण आवेश की ओर। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं, ये जो बल रेखाएं निकल रही है हमारी बहुत सारी, ये बल रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी, यह बल रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी, जिस बिंदु पर बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जहां पर वैद्युत यह बल रेखाएं कम होंगी, जैसे यहाँ पे दूर दूर है, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जहां बल रेखाएं, कौन सी बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कैसी होगी हमारी, ज्यादा होगी। और जहां पे कम होंगी बल रेखाएं वहां पे क्या हो जाएंगी, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएंगी। जैसे अगर देखा जाए ये बल रेखाएं यहाँ पे कितनी हो गई, 5 हो गई, और यहाँ पे कितनी हो गई, थोड़ा कम हो गई 3, और यहाँ पे कितनी हो गई 2। तो जहां पे वैद्युत बल रेखाएं, यह बल रेखाएं कौन सी बल रेखाएं हमारी हैं, विद्युत बल रेखा। जहां पे विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी हमारी, ज्यादा होंगी, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जहां पे कम होंगी वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे। अब हम वैद्युत बल रेखाओं का तीसरा गुण देखेंगे। तीसरा गुण हमारा क्या होता है कि बल रेखाएं के किसी बिंदु पर, बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की क्या होती है, दिशा में होती है। जैसे यह हमारा धन आवेश हो गया और यह कौन सा होता है हमारा, ऋण आवेश हो गया, ठीक है ना। तो बल रेखाओं की दिशा हमारी कौन से होने वाली, यहाँ पे ध्यान देंगे हम, कहां से, प्लस से चलेगा और किसके पास चलेगा, माइनस की ओर। बल रेखाएं किससे चलती हैं, प्लस से चलती है, किसके पास, माइनस की ओर। अभी हमने बताया था बल रेखाएं कहां से चलेंगी, प्लस की ओर से चलेंगे और कहां पे जाएंगे हमारी, माइनस की ओर। तो इसे क्या कहते हैं, बल रेखाओं की दिशा कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, अगर हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, ठीक है, किस बिंदु पर, ठीक है ना, खींची गई स्पर्श रेखा। तो इस पर हमने क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ध्यान देंगे। बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। मतलब धन आवेश की दिशा कैसी हो रही है, इस साइड से इस साइड हो रही है। अर्थात जो यह स्पर्श रेखा जो खींची जा रही है, इस स्पर्श रेखा की दिशा भी कैसी होगी, इस धन आवेश की दिशा में ही होगी। मतलब जो स्पर्श रेखा रहेगी वो अभी कहां से जाएगी, इस दिशा से कहां पे जाएगी, इस दिशा में जाएगी। अगर यह पॉइंट पी रहा तो बल रेखाएं कहां से आ रही हैं, प्लस से माइनस की ओर, अर्थात स्पर्श रेखा भी कहां से रहेगी, ऐसे जाएगी, मतलब प्लस से कहां पे जाएगी, माइनस की ओर, ठीक है ना। तो यह तीसरा पॉइंट रहा हमारा। अब चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, देखो, कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। इन्होंने कहा कि कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अगर किसी बिंदु पर काटती हैं, कोई दो बल रेखाएं अगर किसी बिंदु पर काटती हैं तो वहां दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि क्या हमारा है, असंभव है। तो पहले हम देखेंगे यह क्या कह रहा है कि कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो पहले दो बल रेखाएं खींच ली गई, यह पहली बल रेखा हो गई, यह दूसरी। जैसे यहाँ पे दो धनावेश हो गया, यह पहला धनावेश हो गया, ये दूसरा धनावेश हो गया। तो हम यहाँ पे सपोज किया जा रहा है कि यह दोनों बल रेखाएं दूसरे को क्या कर रही होंगी, काट रही होंगी। अगर वह किस बिंदु पे काट रही है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, बिंदु P पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो ध्यान दिया जाए
तो इस बिंदु P पर अभी ऊपर वाले में क्या बताया गया कि बल रेखाएं की से एक क्या खींची स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। तो ये बल रेखा जो हो रही है इससे अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, ध्यान देंगे हमने क्या खींचा, यह स्पर्श रेखा, यह क्या थी हमारी स्पर्श रेखा खींचा। अब यहाँ पे समझिए, यह पहले वाले बल रेखा से खींची गई स्पर्श रेखा है। अब यह जो दूसरी वाली बल रेखा हो रही है, दूसरी वाली जो बल रेखा इस प्रकार से जा रही थी, अगर इससे स्पर्श रेखा खींची जाए, यह कौन सी स्पर्श रेखा होगी, दूसरी स्पर्श रेखा। यह भी क्या हो गई हमारी स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे समझेंगे, अच्छा मैथ में हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। अब जब हमको यह पता है कि किसी भी एक पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, अर्थात ये दो बल रेखाएं दूसरे को कहीं पर काटेंगी नहीं काटेंगी, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई दो बल रेखाएं दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अगर वह काट रही मतलब वहां पे स्पर्श रेखा, हम जानते हैं कि हर बिंदु से स्पर्श रेखा ऊपर जाएगी, और उस बिंदु से इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं ऊपर जा रही है, दो स्पर्श रेखाएं ऊपर जा रही है, जो कि क्या है, असंभव है। क्योंकि मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई वृत्त है उसके किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। तो यह तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है हमसे कि ए रेखाएं परस्पर दिशा लंबवत दिशा में एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती हैं। जैसे इनका कहने का मतलब क्या है कि ये अगर प्लस आवेश रहा और यह वाला क्या हो गया, माइनस आवेश, यह वाला क्या हो गया, माइनस आवेश। तो इन्होंने कहा क्या कि ये जो बल रेखाएं इसमें से निकल रही हैं, ये जो बल रेखाएं इसमें से क्या हो रही है, निकल रही हैं, ये सारी बल रेखाएं जो निकल रही हैं, इन्होंने कहा कि यह बल रेखाएं परस्पर क्या करेंगी, एक दूसरे को लंबवत दिशा में क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। मतलब यह पहली बल रेखा, यह दूसरी बल रेखा, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगी, लंबवत दिशा में क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये दो बल रेखाएं मतलब ऊपर वाली दोनों बल रेखाएं भी एक दूसरे को क्या करेंगी, लंबवत दिशा में क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। तो ये इनका रहा 5 बल रेखाओं के हमारे क्या रहे, 5 गुण रहे, ठीक है ना। इस 5 गुणों को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा वैद्युत बल रेखाएं हो गई। अब उसका अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, वैद्युत द्रुध्रुव। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, वैद्युत द्रुध्रुव। अब यहाँ पे पहले समझेंगे ये वैद्युत द्रुध्रुव होता क्या है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे समझेंगे ये वैद्युत द्रुध्रुव होता क्या है। पहले ये, अगर हमारे पास दो आवेश रहे, यह पहला आवेश हो गया, यह कौन सा आवेश हो गया हमारा, दूसरा आवेश हो गया। इन्होंने वैद्युत द्रुध्रुव को कैसे डिफाइन किया, इन्होंने कहा क्या, यदि दो आवेशों के परिमाण अर्थात मान कैसे हो, समान हो, मतलब यह प्लस आवेश है तो यह भी कैसा आवेश हो, प्लस आवेश हो, ठीक है ना, परंतु उनकी प्रकृति कैसी हो, हमारी अलग अलग हो। मतलब यह अगर प्लस है तो यह कैसा हो जाए, माइनस हो जाए, तो उसे क्या कर देंगे हम, वैद्युत द्रुध्रुव कह देंगे। वैद्युत द्रुध्रुव हमारा क्या हो जाएगा कि दो आवेश इस प्रकार हो, किसी निकाय में दो आवेश इस प्रकार हो कि उनके मान कैसे हो, समान हो। अगर यह 3 है तो यह भी कितना हो, 3 हो, परंतु अगर यह +3 है तो यह कैसा हो जाए, -3 हो जाए। उसी को क्या कह देंगे हम, वैद्युत द्रुध्रुव। तो चलो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। अगर देखा जाए इसकी परिभाषा तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखा जाए लिखेंगे, किसी निकाय में दो आवेश इस प्रकार स्थित हों, स्थिर हों कि उनके परिणामी कैसे हो, मान कैसे हो, हमारे समान हो, कि उनके परिणामी समान हो, मतलब बराबर हो, समान हो, परंतु उनकी प्रकृति अलग हो। प्रकृति कैसी हो, अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, वैद्युत द्रुध्रुव कहते हैं। तो उसे वैद्युत द्रुध्रुव कहा जाता है। कहा
जाता है। तो यहाँ पे समझेंगे वैद्युत द्रुतु हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे किसी निकाय में दो आवेश इस प्रकार स्थित हों कि उनके परिणामी मतलब मान कैसे हो जाए, हमारे समान हो जाए, परंतु उनकी प्रकृति कैसी हो जाए, अलग अलग। पहला प्लस हो तो दूसरा क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हम वैद्युत द्रुतु कहेंगे। ठीक है ना। तो ये हम नोट कर लेंगे। इसके बाद अगली परिभाषा हमारी क्या चलेगी, वो देखो वैद्युत द्रुतु हमारा हो गया। अब आगे क्या चलने वाला, वैद्युत द्रुतु आघूर्ण। आगे हमारा क्या चलेगा, वैद्युत द्रुतु आघूर्ण। इसका देखा जाए तो यहाँ पे समझेंगे ये हमारा वैद्युत द्रुतु आघूर्ण क्या होगा। वैद्युत द्रुतु आघूर्ण हमारा, अब देखेंगे ये हमारा वैद्युत द्रुतु आघूर्ण क्या हो जाएगा। लिखेंगे पहले इसकी इंग्लिश लिख लिया हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखा जाए यह वैद्युत द्रुतु आघूर्ण क्या हो जाएगा। जैसे हमारा ये क्या हो गया, वैद्युत द्रुतु की परिभाषा में याद हो गई होगी कि किसी निकाय में दो आवेश इस प्रकार स्थित हों कि उनकी आवेश कैसे, उनके मान कैसे हो, समान हो, परंतु उनकी प्रकृति क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत द्रुतु कहेंगे। ठीक है ना। अगर समझा जाए यहाँ पे, अगर यह सेंटर हो गया, दोनों आवेशों का क्या हो गया, केंद्र हो गया, तो केंद्र, अगर यह केंद्र हो गया तो केंद्र से लेकर पहले आवेश तक की दूरी अगर हम सपोज कर रहे हैं कितनी है, यल है, तो केंद्र से लेकर पहले आवेश तक की जो दूरी होगी वही केंद्र से लेकर कहां तक की होगी, दूसरे आवेश तक की दूरी होगी। तो यहां से अगर यहां तक की दूरी देखा जाएगा तो यह भी कितनी हमारी हो जाएगी, यल। मतलब यह टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 2l होगी। तो अब देखेंगे वैद्युत द्रुतु की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी, वैद्युत द्रुतु आघूर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वैद्युत द्रुतु के दोनों आवेशों में से, यह हमारा वैद्युत द्रुतु हो गया एक, वैद्युत द्रुतु के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, या तो यह वाला आवेश या तो यह वाला आवेश, किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी, ये जो दूरी हो रही है, के गुणनफल को ही क्या कह देंगे, हम वैद्युत द्रुतु आघूर्ण कह देंगे। अच्छा यहाँ पे छोटा टॉपिक पहले देख लेंगे कि वैद्युत द्रुतु किन दूरियों के लिए लगेगा। यह जो वैद्युत द्रुतु होता है वह बहुत ही छोटी दूरियों के लिए लगता है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम, यह बहुत यह बहुत छोटी दूरियों पर कार्य करता है। अब हम देखेंगे यह वैद्युत द्रुतु आघूर्ण क्या होता है। अभी बताया गया कि वैद्युत द्रुतु, यह जो हमारा वैद्युत द्रुतु होता है, इसके दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा इसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कह देंगे, वैद्युत द्रुतु आघूर्ण कह देंगे। ठीक है। तो परिभाषा इसकी लिख लेंगे। देखिए क्या, किसी यहाँ पे परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी, किसी निकाय में स्थित वैद्युत द्रुतु, यह हमारा कोई निकाय हो गया, इसमें हमारा एक क्या रखा गया, वैद्युत द्रुतु। किसी निकाय में स्थित वैद्युत द्रुतु के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी, की दूरी के गुणन को क्या कह देंगे हम, वैद्युत द्रुतु आघूर्ण गुणन को वैद्युत द्रुतु आघूर्ण कहते हैं। गुणन को वैद्युत द्रुतु आघूर्ण कहते हैं। तो हम इसे नोट कर लेंगे। अच्छा इसे किसे डिनोट करेंगे, वैद्युत द्रुतु को आघूर्ण को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना पहले हम नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारा आगे क्या चलने वाला है। नोट कर लीजिए। अब
हम देखेंगे तो इसे हम किससे वैद्युत द्रुध्व आघूर्ण को हम किससे नोट करते थे कैपिटल पी से। तो कैपिटल पी बराबर क्या हो गया दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश। तो यहाँ पे हमने कोई एक आवेश ले लिया और इसके बीच की दूरी हमारे टोटल कितनी हो गई बताओ 2l के गुणनफल को हम क्या कह देंगे वैद्युत द्रुध्व आघूर्ण कह देंगे। अब यहाँ पे समझेंगे कि वैद्युत द्रुध्व आघूर्ण कौन सी राशि होगी हमारी। वैद्युत द्रुध्व आघूर्ण कौन सी राशि हो जाएगी हमारी सदिश राशि। देखेंगे यह सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे ये कौन सी राशि हो जाएगी हमारी सदिश राशि हो जाएगी। ध्यान देंगे ये वैद्युत द्रुध्व आघूर्ण कौन सी राशि हो जाएगी सदिश राशि। तो आज के लिए इतना बहुत रहा। अब इसका हम लोग कल देखेंगे, कल हमारा कौन सा टॉपिक चलने वाला है वैद्युत बल युग्म आघूर्ण, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा इतना।